हेलो पीपल, वेलकम टू kcacademy.info। मैं हूं सीए करण चंदानी। हम सीएमएफ फाइनल का वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्विक स्कैन कैप्सूल रिवीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में। 15 के अंदर में 15(1) है, 15(2) है, 15(2) A B C D E है और 15(3) है फिलहाल के लिए। 15(4) 15(5) की भी बात करेंगे, ठीक है। 15(1) क्या बोलता है? 15(1) बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? प्राइस एक्चुअली पेड और प्राइस एक्चुअली पेएबल। Provided two conditions should be satisfied. Condition number 1, supplier and recipient should not be related party. Condition number 2, price should be the sole consideration. इसमें से कुछ भी नहीं होता है। 15(4) बोलता है रूल पे आइए, रूल 27, 28, 29, 30, 31, 32 उस पे आइए, ठीक है। चलिए फिर 15(2) क्या बोलता है? कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए। जैसे 15(2) A बोलता है टैक्सेस ऐड करो। कोई भी टैक्स जीएसटी से पहले लग चुका है ऐड करिए, उसको मिला के जीएसटी लगाएंगे। 15(2) B बोलता है, क्या बोलता है 15(2) B? कोई भी पैसा जो आपने भरना चाहिए था एज अ सप्लायर, क्योंकि आपने रेसिपिएंट से लिया हुआ है, बट फिलहाल आपने रेसिपिएंट को भरने बोला हुआ है, थर्ड पार्टी एक्सपेंस, उसको भी लगा दीजिए। 15(2) C बोलता है इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर कोई भी अगर होता है जो आप रिकवर करते हो आपके कस्टमर के पास से, वो लगा दीजिए। इंसिडेंटल की लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, पैकिंग, लेबलिंग, इंश्योरेंस, धर्मदा, वेटमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद 15(2) D बोलता है अगर आपने डिलेड इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए कोई लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, वेव नहीं किया, कलेक्ट किया हुआ है, लगा दीजिए जीएसटी। हाउएवर प्रैक्टिकल सॉल्व करते समय हमने देखा था ये जो कंपोनेंट होता है डिलेड इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए, इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा, डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है। 15(2) E बोलता है सब्सिडी। अगर सब्सिडी लिंक टू इनवॉइस है और सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसको हमने माइनस करना चाहिए, मतलब वैल्यू में से माइनस करना चाहिए, ठीक है। अगर सब्सिडी अदरवाइज देन दैट रिसीव की गई है कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से और लिंक्ड है ही नहीं, इन जनरल है, लमसम है, इसको हमेशा ऐड बैक करेंगे हम। तो आपको जो प्राइस दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर में, से लेट्स से आपको बोला गया कि प्राइस ऑफ गुड्स है 50,000 और ये नेट ऑफ सब्सिडी है, बाय डिफॉल्ट भी यही अज्यूम करना है, आपको कभी कभी लिख के यही कंफ्यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब से सब्सिडी 10,000 थी और वैल्यू 50,000 दी हुई, मतलब 60,000 की वैल्यू थी, माइनस 10,000 करके 50,000 की वैल्यू ला गई है। अब अगर गवर्नमेंट से मिला हुआ है तो माइनस करना चाहिए था, कुछ करने की जरूरत नहीं, चेंज अभी। अगर गवर्नमेंट से नहीं मिला है तो उसको ऐड बैक करेंगे क्योंकि माइनस नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। 15(2) E हो गया ये। अब 15(3) की बात करते हैं। डिस्काउंट बोलता है दो टाइप के डिस्काउंट हो सकते हैं। पहला डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया इनवॉइस में तो डायरेक्ट फाइनल अमाउंट आएगा, उसी को यूज करिए। रिकॉर्ड किया इनवॉइस में तो भी अलाउड है, माइनस कर सकते हो डिस्काउंट को। मजेदार चीज है आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई, 3 कंडीशन है। कंडीशन 1, एग्री होना चाहिए, पहले स्पेसिफिक होना चाहिए, आईटीसी कस्टमर ने रिवर्स करना चाहिए, किया है तो माइनस करो, नहीं किया तो माइनस मत करो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये रहा पूरा समरी यहाँ पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, दो कंडीशन, सप्लायर रेसिपिएंट अनरिलेटेड, प्राइस सोल कंसिडरेशन। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, 15(4) में जाएंगे। 15(2) बोलता है एडिशन करेंगे, 15(2) A बोलता है अदर टैक्सेस, 15(2) B बोलता है थर्ड पार्टी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इफ चार्ज फ्रॉम रेसिपिएंट, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी एक्सेट्रा फॉर डिलेड इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ओनली इफ रिकवर्ड। E बोलता है सब्सिडी अगर स्पेसिफिक है और गवर्नमेंट से मिला हुआ है तो डोंट ऐड, अदरवाइज देन दैट यू हैव टू ऐड। 15(3) बोलता है बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिडक्ट, आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई डिडक्ट, बट एग्री किया हुआ है पहले क्या नहीं चेक करो, आईटीसी रिवर्स हुआ है या नहीं, स्पेसिफिक है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गो 15(4) बोलता है इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, आप 15(4) के हिसाब से जाइएगा रूल्स में। रूल 27 है, रूल 27 बोलता है कि जब प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं मेरे पास आओ। रूल 28 बोलता है जब रिलेटेड पार्टी है, मतलब दोनों भी अनरिलेटेड होने चाहिए ना, तो रिलेटेड है और एजेंट नहीं है मेरे पास आओ। 29 बोलता है एजेंट है मेरे पास आओ। 33 बोलता है प्योर एजेंट है मेरे पास आओ। हालांकि 27, 28, 29 और 33 इनसे काम नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे? आप रूल 30, 31 इन दैट ऑर्डर में जाओगे। 30 बोलता है कॉस्ट की बेसिस पे डिसाइड करेंगे, 31 बोलता है रेसिडुअल मेथड, मैं बताऊंगा क्या करना है। ये 15(4) हो गया। 15(5) बोलता है आपका वैल्यू 15(1) में आया, आपका वैल्यू 15(4) में आया, रूल्स के हिसाब से आया, तो भी मैं जो स्पेसिफिक रूल बोलता हूं वही फॉलो करने हैं। नोटिफाइड रूल क्या है? 31A लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस के बारे में बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। 32(2) बात करता है सेल परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी। 32(3) एयर ट्रैवल टिकट्स के बारे में बात करता है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों। 32(4) लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करता है। 32(5) सेकंड हैंड गुड्स के बारे में बात करता है। 34) रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी के बारे में बात करता है। 32(7) वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बात करता है। 32(6) टोकन, वाउचर, कूपन, स्टैम्प के बारे में बात करता है। 35 वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो क्या करेंगे, जो हमने अभी देखा उसके बारे में बात करता है, ठीक है। 37 क्या बोलता है सर? सॉरी 27 क्या बोलता है सर? ध्यान दीजिए, आइए लेट्स गो। 27 जो रूल है ये बोलता है कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट जो है उसके बारे में बात नहीं करेगा। ये क्या बोलता है? अगर आपका कौन है प्राइस जो है ये सोल कंसिडरेशन नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे? तो देखो कैश में दिया हुआ है तो जो वैल्यू है वो है, कैश में नहीं दिया हुआ है, एक्सचेंज वगैरह किया हुआ है, ओपन मार्केट वैल्यू करिएगा। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलता है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू करिएगा। अगर वो भी नहीं मिलता है सर तो उस केस में आप क्या करेंगे? 30, 31 पे जाएंगे।
ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू, पहले तो कैश का कैश लीजिए, फिर ओपन मार्केट वैल्यू करिए। उसके बाद क्या है, अगर सिमिलर प्रोडक्ट है लाइक काइंड एंड क्वालिटी वो लीजिए, वो भी नहीं है 30-31 में जाइए। 30-31 क्या बोलता है, 30 बोलता है कि 27, 20, 29 से काम नहीं हुआ ना मेरे पास, मैं क्या बोलूंगा 110% ऑफ कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट, जो भी कॉस्ट लगेगा। 31 बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ये अगर आपको नहीं मिलता है इससे पहले तो आप मेरे पास आइए, मैं 27, 28, 29, 30 के हिसाब से ही आपको कहीं ना कहीं वैल्यू बना के दे दूंगा। हालांकि गुड्स के केस में आप 29 के बाद कहां जाना है, 30 पे जाना है। हाँ सर, सर्विसेज के केस में 27, 28, 29 नहीं हुआ, आप डायरेक्ट 31 पे आ सकते हो, ठीक है ना। बट गुड्स के केस में आपको पहले 30 पे जाना है, फिर 31 पे आना है, क्योंकि कॉस्ट बेसिस है। 31A बोलता है अगर लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग है उसके केस में लॉटरी में 100/120 इनटू फेस वैल्यू और नोटिफाइड प्राइस एज पर ऑफिशियल गैजेट व्हिचएवर इज हायर। बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेस में बोलता है 100% ऑफ फेस वैल्यू और अमाउंट डिसाइडेड बाय टोटलाइजेटर व्हिचएवर इज हायर या पेबल टू देम, ठीक है। 32 बोलता है परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर दो ऑप्शन है यहाँ पे, आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना है। ऑप्शन 1, फॉरेन करेंसी को रुपी में कन्वर्ट करो या रुपी को फॉरेन करेंसी में, जो भी है, और फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी होगा तो उसको रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो अगर कर सकते हो तो बाय और सेल रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी। या फिर इस केस में क्या आ जाएगा, अगर नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, रुपी में नहीं है एक भी, तो उस केस में क्या करेंगे हम, 1% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ द अमाउंट एक्सचेंज इन केस ऑफ रुपीज। सेकंड ऑप्शन क्या आपके पास, 1 लाख तक का एक्सचेंज हो रहा है तो 1% ऑफ ग्रॉस, मिनिमम 250 रुपीज। 1 लाख से ज्यादा हो रहा है, 10 लाख से कम हो रहा है तो 1000 प्लस 0.5% ऑफ द डिफरेंस। 1 लाख से नहीं, अभी 10 लाख से ज्यादा हो रहा है तो 5500 प्लस 0.1 ऑफ द डिफरेंस, मैक्सिमम 60,000 रुपीज। 32(4) बोलता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर सेविंग पॉलिसी है और इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटीमेटेड टू दी पॉलिसी होल्डर तो जो भी ग्रॉस प्रीमियम अमाउंट है उसको काउंट किया जाएगा माइनस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटीमेट नहीं किया है, फर्स्ट ईयर 25% ऑफ प्रीमियम, सेकंड ईयर से 12.5% ऑफ प्रीमियम। सिंगल एनुअल पॉलिसी है 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम। रिस्क पॉलिसी अगर होती है तो इस पर 15(1) लेना है, ग्रॉस प्रीमियम लेना है, ठीक है। 32(5) बोलता है अगर सेकंड हैंड गुड्स बाय सेल किए हुए हैं जिसपे आईटीसी नहीं लिया गया है तो आप इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, अगर आईटीसी लिया गया तो 15(1) के सबसे वैल्यू को निकालना है आपने। हाउएवर डिफॉल्टेड बोरोवर है 5% पर क्वार्टर माइनस करते जाइएगा, ठीक है। सो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ था, मेरे ख्याल से दैट वाज मेन पॉइंट। 33 बोलता है प्योर एजेंट में। अब प्योर एजेंट में क्या आएगा एग्जैक्टली देखिए, गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय द सप्लायर आर इन एडिशन टू सर्विसेज ऑन हिज ओन अकाउंट। खुद भी कुछ दे रहा है बट अलग इनवॉइस इशू कर रहा है फॉर द अदर सर्विसेज, तो पेमेंट सेम क्या हुआ है ऑन ऑथराइजेशन ऑफ रेसिपिएंट। उस केस में क्या किया जाएगा, तो देखिए यहां पे एक व्यक्ति जिसको प्योर एजेंट बोला जाएगा वो है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है रेसिपिएंट के साथ, डज नॉट इंटेंड टू होल्ड द टाइटल ऑफ द गुड्स, बस लेके सेल कर रहा है, does not uses such goods for his own interest, receives only actual amount from the recipient, जो भी है उसको हम प्योर एजेंट मानते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। इसी के साथ वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है सर खत्म। आइए प्लेस ऑफ सप्लाई पे जाते हैं।